नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों वीडियो दोस्तों जबरदस्त होगा, शानदार होगा आज का वीडियो। ठीक है दोस्तों, आज हम उम्मीद करते हैं दोस्तों 500 लाइक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो जबरदस्त तरीके से एक बार शेयर कर दिए सभी दोस्तों के पास। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। देखिए सबसे पहला सवाल से क्या, अगर आपके सामने सबसे पहला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। याद रखिएगा 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था दांडी यात्रा के दौरान ही हुआ था 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। लेकिन द्वितीय सविनय अवज्ञा जो आंदोलन शुरू हुआ था ये 1932 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1932 में। और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो अंत हुआ था यानी खत्म कर दिया गया था 1934 में। तो शुरुआत द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1932 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1940 में हुआ है। कब हुआ है? 1940 में। ठीक है, और वार्धा प्रस्ताव दोस्तों कब हुआ है? 1942 में हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, आपका क्रम है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा कि दोस्तों घटना आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? 1931 में हुआ है। ठीक है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? शुरुआत 1932 में हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। वार्धा प्रस्ताव दोस्तों कब हुआ है? तो 1942 में हुआ है। ठीक है, वार्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ये 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, पूछेगा कि भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा अगर पूछेगा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा अगर पूछेगा तो ये आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगर पूछेगा कि शुरुआत कब हुआ था, उसी को दोस्तों वार्धा प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, शुरुआत हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिए दोस्तों, हुआ कहाँ था? ये वार्धा में हुआ था, वार्धा। ठीक है, ये ध्यान रखिए दोस्तों, वार्धा कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ के इसके बारे में। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही अगर पूछेगा आपसे, प्रथम, ठीक है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे आपका? तो विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे थे, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा दोस्तों आपसे सामने कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था आपका 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तृतीय पूछेगा, तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1932 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। 1932 में पूना पैक्ट भी हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पूना पैक्ट कब हुआ है? पूना पैक्ट ये भी आपका 1932 में हुआ है। ये डेट आपको ध्यान रखिए दोस्तों। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था ये किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, और डॉक्टर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, ये आपको डेट याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों ऑप्शन सबसे पहले क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि सॉरी दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि घटना सबसे पहले घटित हुई थी, कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सजाने के लिए रहता, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाता? ए हो जाता, उसके बाद दोस्तों बी हो जाता, उसके बाद आपका सी हो जाता, उसके बाद आपका डी हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ठीक है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1932 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ है, और वार्धा प्रस्ताव 1942 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा, एक सवाल यहां से बनता है
कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो भाग लिए थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आप देख रहे हैं जो 1931 में हुआ था, इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है ये लंदन में हुआ। कहाँ हुआ है? लंदन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपके सामने अगला सवाल आपके सामने है कि जिस सुल्तान ने खलीफे की सत्ता को मानने से इनकार किया था वह कौन था दोस्तों? ठीक है, तो वो कुतुबुद्दीन मुबारक था। कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन मुबारक जो था वो क्या किया था? तो खलीफे की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था दोस्तों। देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी है। कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन है? तो कुतुबुद्दीन मुबारक। ठीक है, ये आपका कौन है? उत्तराधिकारी है। किसका? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुतुबुद्दीन मुबारक। ये दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, तो आपका कौन से वंश का है? गुलाम वंश का है, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। यहाँ पे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अलाई दरवाजा। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इनका शासन काल आपको ध्यान रखिएगा। शासन काल, ठीक है, 1296 से लेकर 1316 तक शासन काल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। ईस्वी की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों याद रखिए, इन्होंने तुगलक वंश का स्थापना किए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना किए थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, कब किए थे? तो 1320 में। ठीक है, 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना किए थे। और गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल माना जाता है, याद रखिएगा, इनका जो शासन काल है, ठीक है, शासन काल गयासुद्दीन तुगलक का कब से कब तक है? तो 1320 से 1325 तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक आया था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल याद रखिएगा। इनका जो शासन काल माना जाता है, शासन काल, ठीक है, 1325 से लेकर 1325 से 1351 ईस्वी तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही कौन आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इबन बतूता आया था, जो मोरक्को का यात्री था। इबन बतूता, इबन बतूता। ठीक है दोस्तों, कहाँ का यात्री था? तो ये मोरक्को का था। और मोरक्को की राजधानी क्या होती है? रबात। ठीक है, रबात, याद रखिएगा। इबन बतूता दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल क्या है? 1325 से 1351 ईस्वी तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा यहाँ पे, गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया था? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन आया था? इसके बाद जो आया था वो आया था फिरोज शाह तुगलक। कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है 1351 से 1388 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 3 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए 3 नंबर। आपके सामने क्या कह रहा है? अशोक के अभिलेखों में निम्न शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? देखिए चोल का भी उल्लेख मिलता है, चेर का भी उल्लेख मिलता है और पांड्य का उल्लेख मिलता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। सवाल पूछ रहा है कि अशोक के अभिलेखों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? ये तीनों का उल्लेख मिलता है। चोल वंश का स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने किया था, याद रखिएगा, विजयालय। ठीक है, विजयालय ने चोल वंश का स्थापना किए थे दोस्तों। अशोक के बारे में बात करते हैं, हमें समझिएगा। अशोक दोस्तों किस वंश का शासक है? तो अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक है। ठीक है, और मौर्य वंश का स्थापना कौन किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किए थे? तो याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अशोक जो है ये मौर्य वंश का ही शासक है, अशोक। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सांची का स्तूप किसने करवाया था? यानी अशोक ने दोस्तों, अशोक की अगर बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा,
अशोक दोस्तों क्या था, अशोक महान था, अशोक महान, सिकंदर महान, ठीक है, सब क्या दोस्तों, सब महान माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अशोक के बारे में सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ये दोस्तों मेन रूप से मध्य प्रदेश में है, यानी मध्य प्रदेश में कहाँ है, मध्य प्रदेश के सांची में ही सांची का स्तूप है, ठीक है, याद रखिए, जो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। अशोक का दोस्तों शासन काल आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका जो शासन काल माना जाता है, अशोक का शासन काल आपको ध्यान रखिएगा 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ईसा पूर्व में आपको ध्यान रखिएगा घटता है, ठीक है। तो 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक ये आपका अशोक का शासन काल है, ठीक है। तो अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो आपको सवाल क्या पूछ रहा था कि अशोक के अभिलेखों में निम्न शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है, तो इनमें से सभी का उल्लेख मिलता है, चोल, चेर, पांड्य, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला 4 नंबर सवाल, देखिएगा 4 आपके सामने कह रहा है, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था। तो दोस्तों बालाजी बाजीराव थे, कौन थे, बालाजी बाजीराव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध पहले ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम 1526 में हुआ था, किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, ये पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। लोदी दोस्तों, इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक है वो इब्राहिम लोदी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ, ठीक है। और लोदी वंश का स्थापना किसने किया था, तो लोदी वंश का जो संस्थापक थे, याद रखिएगा, लोदी वंश का जो स्थापना किए हैं, कौन किए हैं, तो लोदी वंश का जो स्थापना किए हैं बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना किए थे। लेकिन लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोदी, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत गया था, ठीक है। और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, कब हुआ था, ये 1556 में हुआ है, किसके बीच, तो अकबर और हेमू के बीच, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ है, ठीक है। जीता कौन था, अकबर जीत गया था, हेमू हार गया था। उसमें दोस्तों अकबर मात्र 14 साल का था, 13-14 साल का था अकबर। उसमें दोस्तों अकबर का संरक्षक आपको ध्यान रखिएगा, अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां था, ये भी ध्यान रखिएगा, बैरम खां, ठीक है। सवाल पूछता है कि अकबर का संरक्षक कौन था दोस्तों, तो अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पे, समझिएगा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपको ध्यान रखिए दोस्तों, कब हुआ था, ये 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था, तो अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब्दुल शाह अब्दाली और मराठा, ठीक है। इसमें हारा कौन था, तो मराठा हार गया था और अब्दुल शाह अब्दाली जीत गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब्दुल शाह अब्दाली जीत गए थे और मराठा जो था वो हार गया था। तो यहाँ पे सवाल पूछा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था, तो बालाजी बाजीराव थे जो हार गए थे, ठीक है, और जीत कौन गया था, अब्दुल शाह अब्दाली, ठीक है। ये आपको 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत दोस्तों है कहाँ, पानीपत ये हरियाणा में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, हरियाणा पड़ता है पानीपत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। बाबर ने ही क्या किए थे, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में मुगल वंश का स्थापना किए थे। कौन सा वंश, मुगल, ठीक है, मुगल वंश का स्थापना किए थे, ठीक है, 1526 में किसको हराकर, तो इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 5 नंबर सवाल, ठीक है, देखिए 5 आपके सामने कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। ये दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ है, कहाँ हुआ है दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन
ये आपका 1938 में हुआ है। कहाँ हुआ है? 1938 में ही हरिपुरा अधिवेशन हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ है? 1938 में हुआ है। लखनऊ अधिवेशन दोस्तों, अच्छा ये एक चीज आपको ध्यान रखिए दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो हरिपुरा अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए हैं, आपको ध्यान रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे? तो हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, जो 1938 में हुआ था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने एक और अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं, कौन सा? तो त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, याद रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, ये आपका 1939 में हुआ है। कब हुआ है? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता 1939 में हुआ, जिसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, जो 1938 में हुआ है। यहाँ पे एक सवाल पूछेगा दोस्तों कि फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, जो 1937 में हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं, ठीक है। देखिए गांव में, एकमात्र गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन कौन सा है? तो फैजपुर अधिवेशन है, ठीक है, एकमात्र गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन, ठीक है, आयोजित होने वाला अधिवेशन कौन है दोस्तों आपका? तो फैजपुर अधिवेशन है, ठीक है, जो गांव में आयोजित हुआ था, फैजपुर अधिवेशन, जो 1937 में हुआ, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक सवाल और पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन का भी अध्यक्षता किए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन दोस्तों ये 1929 में हुआ है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ है, और लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं, लखनऊ अधिवेशन दोस्तों 1916 में हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, जो 1916 में हुआ था, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता 1896 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कलकत्ता अधिवेशन में ही ये आपको ध्यान रखिएगा, प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ हुम थे, ठीक है, ए ओ हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सवाल देखिएगा, 6 नंबर सवाल, ठीक है, देखिए 6 आपके सामने कह रहा है कि किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ जो है स्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया था, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति, कौन सा बौद्ध संगीति? द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है, याद रखिएगा। किस बौद्ध संगीति में? द्वितीय बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ जो है स्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया था। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ कहाँ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति याद रखिएगा, ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, और दोस्तों राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, याद रखिएगा। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दोस्तों अजाद शत्रु, अजाद, ठीक है, याद रखिएगा, अजाद शत्रु, ठीक है, अजाद शत्रु की अध्यक्षता में हुआ था। और याद रखिएगा ये दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजाद शत्रु के शासनकाल में, लेकिन अध्यक्षता पूछेगा महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा, ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है,
383 ईसा पूर्व में हुआ था, और आपका वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों कालाशोक के समय में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों सबाकामी, ठीक है, सबाकामी के अध्यक्षता में हुआ था, सबाकामी के अध्यक्षता में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीत। तृतीय जो बौद्ध संगीत हुआ था, आपको ध्यान रखिएगा, ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। किसी किसी में दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा 254 ईसा पूर्व देगा, किसी किसी में 251 देता है, तो आप एग्जैक्ट लेके चलते हैं 251 ईसा पूर्व, ठीक है। तो तृतीय जो बौद्ध संगीत हुआ था वो 251 ईसा पूर्व में हुआ था, और दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और आपको ध्यान रखिएगा ये कनिष्क नहीं सॉरी अशोक, ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा ये मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पे लिख देते हैं मोगली पुत्र तीस के अध्यक्षता में अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये भी ध्यान रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम सदी में हुआ था, प्रथम सदी में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर। कहाँ पड़ता है? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और दोस्तों ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों ये वसुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, वसुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर से हम एक बार रिवीजन करते हैं और समझिएगा किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति में सबसे पहले बात करेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, राजगिरी में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और अध्यक्षता महाकश्यप। अजातशत्रु दोस्तों किस वंश का शासक है? तो अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश का शासक है और हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए 483 ईसा पूर्व में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया था और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद तुरंत प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है। और कालाशोक जो है दोस्तों ये किस वंश का शासक? कालाशोक, तो ये आपका है ये शिशुनाग वंश का कालाशोक है और काला के शासनकाल में और अध्यक्षता सबाकामी ने किया था, ठीक है। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था वो 251 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। और अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक हुआ अशोक, ठीक है, याद रखिएगा, और मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्षता में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों कहाँ हुआ था? प्रथम सदी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक है। कनिष्क कुषाण वंश का स्थापना कुजुल कटफिसस ने किया था और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 7 नंबर सवाल देखिए। 7 आपके सामने कह रहा है कि भारत में डाक टिकटों का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही क्या हुआ था? डाक टिकटों का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों 1853 में, याद रखिएगा 1853 में क्या किए थे? तो प्रथम रेलगाड़ी चलाई थी, ठीक है, प्रथम रेलगाड़ी, भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई थी, प्रथम रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, याद रखिएगा प्रथम रेलगाड़ी चलाई थी। कहां से कहां तक दोस्तों? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, मुंबई से थाने कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो सहायक संधि का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, सहायक संधि का जनक। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक। लॉर्ड कर्जन समय दोस्तों क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन जो हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन प्रभावी दोस्तों कब हुआ था? ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है सवाल, बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ था, इसी के दौरान, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, ये भी ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन जो शुरुआत हुआ था इसी के दौरान हुआ था, बंगाल विभाजन के समय में हुआ था, ठीक है।
और दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो 1911 में, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या किए थे? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, रद्द 1911 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आपसे सवाल पूछ सकता है, क्या सवाल पूछेगा कि दोस्तों सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कार्नवालिस को, ये भी ध्यान रखिएगा कि सिविल सेवा का जनक, ठीक है, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। तो भारत में डाक टिकटों का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। सवाल यहां दोस्तों पूछेगा कि व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? व्यपगत, देखिए व्यपगत, व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? इसी को दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ LAPSC, क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं दोस्तों व्यपगत का सिद्धांत। दोस्तों ये किसका है? ये लॉर्ड डलहौजी का ही है, और व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार ही सर्वप्रथम दोस्तों ये सतारा को हड़पा था। किसको हड़प लिया था? तो सतारा को 1900 नहीं बल्कि 1848 में हड़प लिया था, और दोस्तों उसके बाद अवध को भी हड़प लिया था कुशासन के आधार पर। अवध को जो हड़पा था, अवध को ये 1856 में हड़प लिया था। कब हड़पा था? 1856 में, ठीक है। तो सबसे पहले किसको हड़पा था दोस्तों? सतारा को 1848 में, उसके बाद अवध को 1856 में। कुशासन के आधार पर अवध को हड़प लिया था। किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर, कुशासन, ठीक है, कुशासन के आधार पर हड़प लिया था किसको? अवध को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, हम लोग देखेंगे, देखिए 8 नंबर सवाल। 8 आपके सामने है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी कौन था? दोस्तों समाहर्ता है। कौन है? समाहर्ता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक का दोस्तों क्या नाम है? तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम दोस्तों अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र में राजनीति विज्ञान के बारे में बताया गया है, ठीक है, राजनीति विज्ञान, ठीक है, राजनीति विज्ञान के बारे में बताया गया है अर्थशास्त्र में। और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला जो अधिकारी होता था वो समाहर्ता होता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला 9 नंबर सवाल। 9 जो नंबर सवाल दोस्तों आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने शासनकाल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक कर यानी कि टैक्स, करों को समाप्त कर केवल 4 कर, कितने कर? केवल 4 कर वसूल करने का आदेश जारी किया था? कौन किया था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। फिर से सवाल पढ़िएगा। देखिए दोस्तों सवाल कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के शासक ने अपने शासनकाल में राजस्व व्यवस्था, ठीक है, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक कर था, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया, और सिर्फ केवल 4 कर यानी कि 4 टैक्स वसूल करने का आदेश जारी किया था। कौन? तो फिरोज तुगलक दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। 4 कर दोस्तों कौन कौन था? खराज, खम्स, जजिया, जकात। खराज, खम्स, ठीक है, खराज, खम्स, जजिया, और एक आपका जकात, ठीक है, ये 4 कर था, ठीक है दोस्तों। और यही 4 कर वसूलने का आदेश जारी कर दिया था। कौन कौन सा? तो खराज हो गया, खम्स हो गया, जजिया हो गया, और जकात हो गया दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। सवाल यहां से पूछेगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, यानी ब्राह्मण पर, ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर, ठीक है, ब्राह्मणों पर, याद किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर, ठीक है, जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? पहला मुस्लिम शासक, ठीक है,
कौन था? फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था आपका फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक। ये देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है ये तुगलक वंश का शासक है। कौन सा वंश का शासक है? तो तुगलक वंश का शासक है। और तुगलक वंश का जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। आपको ध्यान, गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश का स्थापना किए थे। कब किए थे? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना 1320 ईस्वी में किए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना किए थे। और फिरोज शाह तुगलक दोस्तों ये जो है इनका शासनकाल आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका जो शासनकाल है, ठीक है, शासनकाल देखिए इनका जो शासनकाल माना जाता है 1320 से अभी हम बात किए थे 1325 तक, ठीक है। किनका? गयासुद्दीन तुगलक का। तो इनका जो शासनकाल होगा फिरोज शाह तुगलक का 1351 से, ठीक है, 1351 से 1388 ईस्वी तक, 1388 ईस्वी तक इनका है फिरोज शाह तुगलक। देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का, और 1351 से लेकर 1388 तक वो आपका है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। सिकंदर लोदी दोस्तों, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर को बसाया था, ठीक है। आगरा शहर को क्या किया था? आगरा शहर को बसाया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, आगरा शहर को बसाया था 1504 में सिकंदर लोदी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, ये लोदी वंश का शासक है। ये दोस्तों किस वंश का शासक है? तो ये आपका लोदी वंश का शासक है, आपका सिकंदर लोदी। और लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी ने किया था, ठीक है, बहलोल लोदी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। थोड़ा सा हम बात किए ही थे कि इन्होंने क्या किया था? अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल याद रखिएगा, इनका जो शासनकाल है अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से लेकर 1316 तक है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, ठीक है। यहाँ दोस्तों रजिया सुल्तान है। देखिए रजिया सुल्तान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इल्तुतमिश की बेटी है। किसकी बेटी है? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का बेटी क्या नाम है? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो थी, ठीक है, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठी थी, ठीक है। ये भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की प्रथम महिला शासिका, भारत की दोस्तों स्पेस नहीं है यहाँ पे, हम लिख देते हैं भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो जो शासिका थी, शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इनका जो शासनकाल माना जाता है याद रखिएगा 1336 से 1340 तक माना जाता है, ठीक है। किनका शासनकाल? रजिया सुल्तान का, ठीक है। देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से लेकर 1211 से लेकर 1236 तक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक ये हो रहा है कि इनका शासनकाल यहाँ पे 12 होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा? 1236 से लेकर 1240 होगा। क्या होगा? 1236 से लेकर 1240 होगा, ठीक है। तो आप में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? सवाल पूछेगा कि इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक और 1236 से 1240 तक ये रजिया सुल्तान का शासनकाल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों हौच पौच हो चुका है, ठीक है। देखिए अगला सवाल 10 नंबर 10 आपके सामने कह रहा है कि मध्यकाल में किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? दोस्तों किसने किया है? तो सुलेमान ने किया। किसने किया है? सुलेमान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। तो मध्यकाल में किस विदेशी यात्री ने? तो सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है, सुलेमान। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में? तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है अब्दुल रज्जाक के बारे में। किसके बारे में? तो अब्दुल रज्जाक के बारे में। अगर हम बात करते हैं अब्दुल रज्जाक, ये दोस्तों देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देवराय
ठीक है। देव राय द्वितीय शासनकाल में दोस्तों कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था भारत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, अब्दुल रज्जाक जो भारत आया था वो देव राय द्वितीय शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। अल ब्रूनी की थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए अल ब्रूनी जो भारत आया था, याद रखिए दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद नहीं दोस्तों, देखिए अल ब्रूनी के दोस्तों पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं? तहकीक ए हिंद। देखिए अल ब्रूनी जो भारत आया था ये महमूद गजनवी शासनकाल में आया था। महमूद गजनी, ठीक है। कौन आया था? अल ब्रूनी आया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो मध्यकाल में किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो सुलेमान ने किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 10 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कितना नंबर सवाल? देखिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, 11 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 11 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 11 नंबर सवाल, 11 सवाल नंबर 11 है कि केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित किया गया? दोस्तों यहाँ पे केंद्र और राज्य की बात करें दोस्तों, ये 7वीं अनुसूची में किसमें किया गया है? 7वीं अनुसूची में। देखिए 7वीं अनुसूची में 3 सूची है दोस्तों, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, ठीक है, याद रखिएगा, संघ सूची और आपका राज्य सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, और आपका एक समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। ये तीनों का उल्लेख किया गया दोस्तों 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में दोस्तों कितने विषय होते हैं? दोस्तों 100 विषय हैं संघ सूची में। राज्य सूची में दोस्तों कितने विषय हैं? तो आपका 51 विषय है, सॉरी, राज्य सूची में 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और आपका समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे 5वीं अनुसूची में दोस्तों क्या उल्लेख किया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। किसमें? 5वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में दोस्तों याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में दोस्तों याद रखिएगा तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक आपका दोस्तों मिजोरम, ठीक है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य के बारे में बताया गया है, पूर्वोत्तर के 4 राज्य की जनजाति के बारे में बताया गया है, ठीक है, 6ठी अनुसूची में। तो केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो 7वीं अनुसूची में। फिर से समझिएगा यहाँ पे, देखिए संघ सूची में जो विषय होते हैं 100 विषय, इसमें दोस्तों कानून बनाने का अधिकार किस पे है? तो केंद्र सरकार को है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। और राज्य सूची में जितने विषय हैं 61 विषय हैं, इसमें दोस्तों कानून बनाने का अधिकार किसके है? तो आपका राज्य सरकार का, ठीक है। और समवर्ती सूची में जो 52 विषय है, इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो दोनों का है, केंद्र का भी है और राज्य का भी है, ठीक है। देखिए संघ सूची को और राज्य सूची को दोनों को जहां से लिया गया है, दोनों को दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया, दोनों को। कौन किसको? तो आपका संघ सूची को, राज्य सूची को। समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, समझिएगा। देखिए टोटल दोस्तों कितनी अनुसूची है? तो टोटल दोस्तों आपका 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? तो टोटल आपका 12 अनुसूची है, 22 भाग है दोस्तों, और 450 से भी ज्यादा अनुच्छेद है, ठीक है। 450 से भी ज्यादा अनुच्छेद है दोस्तों। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे 12 अनुसूची के बारे में। तो प्रथम अनुसूची में दोस्तों क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। भारत के जो 28 राज्य है और केंद्र शासित जो प्रदेश है, कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया प्रथम अनुसूची में। दूसरी दोस्तों अनुसूची में क्या है? दोस्तों आपका वेतन और भत्ता है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में दोस्तों आपका शपथ है। चौथी अनुसूची में आपको ध्यान रखिएगा राज्यसभा का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। अगर पूछेगा 5वीं अनुसूची में हम बात किए थे, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों का उल्लेख किया गया है।
7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 9वीं में क्या है दोस्तों, 9वीं में भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है, भूमि सुधार। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून। 10वीं में क्या है दोस्तों आपका, दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून का जो उल्लेख किया गया है 10वीं में है। 11वीं में दोस्तों पंचायती राज है, पंचायती राज, ये आपका 11वीं में है। और 12वीं में दोस्तों नगर पालिका है। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका में टोटल 18 विषय का उल्लेख किया गया है, और पंचायती राज यानी 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 12 नंबर सवाल देखिए। 12 आपके सामने है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। ये दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, यानी कि 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। अनुच्छेद 51 ए के जी में, ठीक है याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 ए के जी में, आपको ध्यान रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 51 ए के जी में क्या उल्लेख किया गया दोस्तों, तो अनुच्छेद 51 ए के जी में उल्लेख किया गया है कि पर्यावरण का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, याद रखिएगा, पर्यावरण का रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। ठीक है, जैसे कि देखिए पर्यावरण में कौन कौन सी आ जाती है, जैसे बात करेंगे वन, झील, ठीक है, ये सब जो सारी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है, मेन रूप से उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 ए के जी में किया गया है। ठीक है, पर्यावरण का रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है दोस्तों, अनुच्छेद 51 ए के जी में है। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहा था, इसमें मौलिक कर्तव्य दोस्तों, आपका मौलिक कर्तव्य के दोस्तों कहां से लिया गया है, ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख किया गया है भाग 4A में किया गया है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। पूछेगा दोस्तों अनुच्छेद, तो अनुच्छेद अगर पूछेगा, इसका जो अनुच्छेद अगर पूछेगा दोस्तों कि अनुच्छेद किसमें किया गया है मौलिक कर्तव्य का, तो अनुच्छेद 51 के ए में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया दोस्तों। पहले कितना मौलिक कर्तव्य थे, पहले दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य था। पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे, पहले 10 मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों कितना मौलिक कर्तव्य है, तो वर्तमान में दोस्तों आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था, पहले 10 मौलिक कर्तव्य, पहले जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो किसके तहत जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा, वो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और पहले जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अगर पूछेगा आपसे सवाल कि दोस्तों 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसमें है क्या, 11वां मौलिक कर्तव्य में दोस्तों है क्या, 86वां संविधान संशोधन दोस्तों शिक्षा का अधिकार है, यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में दोस्तों, तो यहाँ का जो मौलिक अधिकार लिया गया है ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। अगर हम मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं, इसका जो उल्लेख किया गया है भाग 3 में किया गया दोस्तों। ठीक है, और भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को।
और भाग 3 में दोस्तों है क्या, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद पूछेगा दोस्तों। तो मौलिक अधिकार का जो पूछेगा अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहां से लिया गया है, इसको जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड की राजधानी दोस्तों ध्यान रखिएगा डबलिन, एक भी जगह नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, पूरा भर देंगे। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख किया गया है भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में इसका अनुच्छेद अगर पूछेगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 आपके सामने क्या कह रहा है, 13 आपके सामने दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन में है क्या, तो पंचायती राज संगठन है, ठीक है, पंचायती राज संगठन, इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए पंचायती राज संगठन को जो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है, आपको ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों पंचायती राज संगठन को, ठीक है। और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, लागू हुआ था, इसलिए दोस्तों 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए 21 अप्रैल 1992 को क्या हुआ था, 21 अप्रैल 1992, अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। 21 अप्रैल 1992 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 20 अक्टूबर 1993 नहीं, तो यहाँ पे देखिएगा 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज संगठन में दोस्तों 73वां संविधान संशोधन इसका उल्लेख किया गया है, 1992 को जोड़ा गया था। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अच्छा ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि 11वीं अनुसूची में, अभी हम बात किए थे 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, पंचायती राज। तो कितने विषय होते हैं, याद रखिएगा इसमें जो विषय होते हैं, इसमें आपका टोटल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय, ठीक है। और 12वीं जो अनुसूची है उसमें नगर पालिका है, क्या है 12वीं अनुसूची में, नगर पालिका, नगर पालिका है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। और दोस्तों इसमें जो इसका जो विषय है 12वीं अनुसूची में कितना विषय है, इसमें टोटल आपका 18 विषय है, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 आपके सामने है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं, तो अधिकतम 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है दोस्तों, इसका जो अधिकतम वर्षों के लिए अपना पद धारण है वो अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, जो पहले हो जाए, ठीक है, जो भी पहले हो जाए, ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पे दोस्तों क्या कर सकता है, अपना पद धारण कर सकता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कैग जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया। दोस्तों वर्तमान में कैग कौन है, वर्तमान दोस्तों कैग कौन है, याद रखिएगा वर्तमान जो कैग हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र जो मुर्मू है वर्तमान में कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है,
ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 आपके सामने कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, याद रखिएगा। बात यहां दोस्तों करेंगे हम कि भाग 14 जो इसका जो उल्लेख किया गया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद, याद रखिएगा, अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका उल्लेख किया। अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं जो है भाग 14 में है, ठीक है, और भाग 14 का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 308 से 323 तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 आपके सामने है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? याद रखिए दोस्तों, ये आपके संसद के पास है। किसके पास है? संसद, ठीक है। संसद का दोस्तों उल्लेख किसमें किया गया है? इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 79 में किया गया है संसद का उल्लेख, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे सवाल पूछेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वो अधिकतम कितनी हो सकती है दोस्तों? 33 हो सकती है, ठीक है। यहाँ से सवाल आपसे पूछ सकता है, सवाल क्या पूछेगा? तो सवाल आपसे दोस्तों पूछेगा कि देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को टोटल मिलाकर टोटल 33 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? 33 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, टोटल न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश जो होते हैं 33 होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसका दोस्तों सवाल आपसे कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है दोस्तों। राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो होता है ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम नागरिक कौन होते हैं भारत के? तो प्रथम नागरिक दोस्तों आपके राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख किया गया है, पद का अनुच्छेद 52 में किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया है दोस्तों। राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को किसके तहत? तो आर्टिकल अनुच्छेद, याद रखिएगा, आर्टिकल अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त, ठीक है। राष्ट्रपति को दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत, अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है, हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में कहा गया महाभियोग की प्रक्रिया को राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के जो पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 75 में किया गया है, आर्टिकल 75 में, ठीक है, आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की रहने वाली है? उड़ीसा की रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। इसका जो उल्लेख किया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में किया गया है, अनुच्छेद 53, ठीक है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया दोस्तों। और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है आपका? तो राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। निर्वाचक मंडल दोस्तों किसका उल्लेख किसमें किया गया है? निर्वाचक मंडल, ठीक है, निर्वाचक मंडल का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 54 में किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के द्वारा उसको चुना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 17 नंबर सवाल देखिए। 17 के सामने क्या कह रहा है कि प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? तो अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का जो अधिकार है वो लोगों को मिलता है। अनुच्छेद दोस्तों 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है,
स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 19 में, सॉरी, ठीक है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों क्या है, छुआछूत का अंत, छुआछूत का जो अंत है, छुआछूत का अंत, ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 215 में क्या है, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ये अनुच्छेद 15 में है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। विधि के समक्ष जो समानता वो अनुच्छेद 14 में है, याद रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल आपसे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 भी याद लिख लीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 16 में क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अफसर की समता, ठीक है। लोक नियोजन में अफसर की समता अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 19 में बहुत सारा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, ठीक है। रिपोर्टर जो होता है दोस्तों, जिसको भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है रिपोर्टर को, उसको दोस्तों उसमें भी उसका जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत भी दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 21A में क्या है दोस्तों, ये भी सवाल पूछेगा अगर आपसे कि अनुच्छेद 21A में क्या है, तो अनुच्छेद 21 में है शिक्षा का अधिकार। क्या है आपका, शिक्षा का अधिकार, यानी कि 14 वर्ष से लेकर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। और कोई छूट रहा है, अनुच्छेद 18 भी ध्यान रखिए दोस्तों, और उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में, ये भी लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का जो अंत है वो आपका अनुच्छेद 18 में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 आपके सामने है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कौन है दोस्तों, तो वो आपका गुजरात का कच्छ है। गुजरात का जो कच्छ है दोस्तों, ये क्या है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दोस्तों जिला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। इसका कितना किलोमीटर है, तो 45,674 किलोमीटर, 45,674 किलोमीटर से इसकी जो क्षेत्रफल है, याद रखिएगा, कच्छ का जो क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है, ठीक है। यानी कि कच्छ का जो क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसकी क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। सो गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, गुजरात, ठीक है। ये आपको गुजरात का एक जिला है दोस्तों, गुजरात का जिला है कच्छ, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला दोस्तों लेह। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका है, तो वो दोस्तों आपका है लेह। इसके दोस्तों क्षेत्रफल कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 45,110 वर्ग किलोमीटर लेह का क्षेत्रफल है, ठीक है। 45,674 वर्ग किलोमीटर ये आपका कच्छ का क्षेत्रफल है। माहे दोस्तों क्या है, ये भारत का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा जिला दोस्तों कौन सा है आपका, तो माहे है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, मात्र 96 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 96 वर्ग किलोमीटर।
कितना दोस्तों, 96 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। 96 नहीं बल्कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 9 वर्ग किलोमीटर होगा, सॉरी कितना होगा, 9 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है माहे का। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, माहे का जो क्षेत्रफल है मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। माहे दोस्तों क्या है, ये आपका पुदुचेरी का जिला है। किसका जिला है, तो पुदुचेरी का जिला है, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी का दोस्तों जिला है माहे। और पुडुचेरी में दोस्तों 4 जिला है। पुडुचेरी में कितने जिले हैं, 4 जिला है पुडुचेरी में। ठीक है, कौन कौन सा है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखिएगा। एक आपका दोस्तों पुडुचेरी में 4 जिला कौन कौन सा है, माहे हो गया, माहे, कराईकल हो गया, माहे कराईकल, पुडुचेरी तो है ही, पुदुचेरी। एक आध दोस्तों आपका क्या है, यमन। ठीक है, यमन। ठीक है, तो पुडुचेरी, माहे, कराईकल, यमन, ये पुडुचेरी का 4 जिला है। और दोस्तों सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे, जिसका वो कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 9 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पुडुचेरी दोस्तों है क्या, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, लेह के बारे में, यहाँ पे समझिएगा लेह। देखिए लेह जो है दोस्तों, ये लद्दाख का जिला है। किसका जिला है, लद्दाख का। सबसे कम वर्षा दोस्तों कहाँ होता है, तो सबसे कम वर्षा लेह में ही होता है। सबसे कम वर्षा, ये ध्यान रखिए दोस्तों, कि सबसे कम वर्षा जो होती है वो लद्दाख की राजधानी लेह में सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो मानसिन राम मेघालय में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। एक सवाल पूछेगा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है, वो लद्दाख में ही है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोस्तों कहाँ है आपका, ये आपका लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में दोस्तों पहले 2 जिला था, लेह और कारगिल। ठीक है, तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान दोस्तों 5 जिला और बढ़ चुका है। तो वर्तमान में लद्दाख में 7 जिला है। कितना जिला है, 7। ठीक है, ये दोस्तों आपकी जिला हो गया। लेकिन आपसे सवाल पूछेगा कि भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक है, देखिए 19 नंबर सवाल। 19 आपके सामने क्या कर रहा है कि जोजिला दर्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यहाँ पे जोजिला दर्रा के बारे में बात कर रहा है। तो जोजिला दर्रा दोस्तों क्या करता है, धौलाधर श्रेणी में स्थित है। दोस्तों आपका क्या है, अगर हम बात करते हैं कि जोजिला दर्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, या फिर यह श्रीनगर से लेह को जाने का मार्ग है, या सिंधु नदी का द्वारा निर्मित हुआ है। तो यहाँ सवाल पूछा है कौन सही, क्या सही नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा था कि जोजिला दर्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। ये जोजिला दर्रा धौलाधर श्रेणी में स्थित है, दोस्तों गलत है। ठीक है, देखिए यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। दोस्तों कहाँ है, ये लद्दाख में, ये आपका सही है। यह श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है, दोस्तों ये भी सही है। यह सिंधु नदी द्वारा निर्मित हुआ है, ये भी दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये मेन आपको ध्यान रखिएगा कि जोजिला दोस्तों कहाँ है, मेन रूप से ये श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है। ठीक है, ये क्या है, जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है। और यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दोस्तों कारगिल में है। कहाँ, कारगिल। ठीक है दोस्तों, कारगिल क्या है आपका, लद्दाख का एक जिला है। और कारगिल युद्ध दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, कारगिल युद्ध ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, कारगिल युद्ध ये 1999 में हुआ था। ठीक है, कारगिल युद्ध। ठीक है, इसमें दोस्तों भारत विजय हुआ था, पाकिस्तान हार गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो जोजिला दर्रा दोस्तों कारगिल में है, लद्दाख के कारगिल में। ठीक है, अभी हम बात किए थे लद्दाख के बारे में। लद्दाख में टोटल दोस्तों कितना जिला है, लद्दाख में टोटल 7 जिला है। कितना जिला है, 7। पहले 2 था, लेह और कारगिल, 5 जिले और बढ़ गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, और दोस्तों सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, समझिएगा। सिंधु नदी दोस्तों लंबाई कितनी है, तो याद रखिए दोस्तों इसकी जो लंबाई है सिंधु नदी का वो 2880 किलोमीटर है, सिंधु नदी का दोस्तों। और सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सा है, सहायक नदी दोस्तों याद रखिएगा, सहायक नदी दोस्तों कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बात करेंगे चेनाब, दोस्तों सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। दूसरा हो जाएगा आपका झेलम। ठीक है, तीसरा सतलज,
ठीक है, चौथा रावी और पांचवा आपका हो जाएगा ब्यास। ठीक है, ये दोस्तों आपका 5 सहायक नदी है सिंधु का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी दोस्तों निकलती कहाँ से? तिब्बत के महान सरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। देखिए अगला सवाल 20 नंबर कि जूकू घाटी व युथांग घाटी क्रमशः किस राज्य में है? दोस्तों नागालैंड एवं सिक्किम में है। कहाँ है? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड व सिक्किम। मेरे कहने मतलब है कि जूकू घाटी कहाँ है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि युथांग घाटी कहाँ है। तो पहला आपको ध्यान रखना चाहिए कि जूकू जो घाटी है वो आपका नागालैंड में है। ठीक है, और युथांग जो घाटी वो आपका सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों उलट दिया है, सिक्किम और नागालैंड कर दिया है। तो पहले दोस्तों जुगु घाटी नागालैंड और युथांग घाटी सिक्किम में। ठीक है, नागालैंड का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो स्थापना हुआ है, आपको ध्यान रखिएगा 1963 को नागालैंड का स्थापना हुआ था। और सिक्किम का जो स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 1975। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम का स्थापना हुआ था। ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जूकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। और युथांग घाटी कहाँ है? तो सिक्किम में है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 21 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 21 है कि निम्न में से कौन बाकियों से भिन्न है? ठीक है, देखिए बाकियों से भिन्न क्या है दोस्तों? तो क्रोसियो जो धारा है दोस्तों, ये गर्म धारा है। कौन सी धारा है? ये गर्म धारा है दोस्तों। ठीक है, नॉर्वेजियन धारा दोस्तों, ये भी गर्म धारा है। ठीक है, और दोस्तों लैब्राडोर जो धारा है, ये ठंडी धारा है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम दोस्तों क्या है? ये भी गर्म धारा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ पे 3 देख रहे होंगे, 3 क्रोसियो, नॉर्वेजियन और गल्फ स्ट्रीम, ये क्या है? गर्म जलधारा है। लेकिन लैब्राडोर जो है दोस्तों, ये ठंडी जलधारा है। इसे दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठंडी जलधारा दोस्तों और कौन सा है? तो ठंडी में दोस्तों हमबोल्ट है। याद रखिए दोस्तों, हमबोल्ट जो जलधारा है दोस्तों, ये आपका ठंडी जलधारा है। ठीक है, और आप गर्म जलधारा पूछेगा तो क्रोसियो धारा, नॉर्वेजियन धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, सब क्या है? गर्म धारा है। लैब्राडोर और हमबोल्ट ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए अगला सवाल 22 नंबर आपके सामने कह रहा है कि ग्रैंड कैनन एक घाटी का उदाहरण है जो एक अपर्दन जन भूभाग है। यह किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका। ठीक है, अच्छा बोलिविया का राजधानी दोस्तों क्या होता है? सुक्रे होता है। क्या होता है? सुक्रे। ठीक है, सुक्रे दोस्तों। लापेज, ये भी ध्यान रखिएगा, लापेज जो है ये बोलिविया की राजधानी ही है और सुक्रे भी बोलिविया की राजधानी ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कनाडा की राजधानी क्या होता है? ओटावा होता है, ओटावा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और मैक्सिको राजधानी मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको सिटी, ये मैक्सिको की राजधानी है, मैक्सिको सिटी। अमेरिका राजधानी क्या होता है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो ग्रैंड कैनन जो है एक घाटी है, ग्रैंड कैनन एक घाटी है का उदाहरण है जो एक अपर्दन जन भूभाग है। यह दोस्तों अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, 23 नंबर सवाल। देखिए 23 आपके सामने क्या कह रहा है? 23 आपके सामने कह रहा है कि हिमालय एक देशांतरीय विभाजन किस भू आकृति विद्वान द्वारा निम्न 4 वर्गों में क्रमशः कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल एवं असम हिमालय में बांटा गया था? किसके द्वारा? तो जीएस ब्राड के द्वारा। ठीक है, जीएस ब्राड के द्वारा दोस्तों मेन रूप से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था। किसके द्वारा? तो जीएस ब्राड के द्वारा। दोस्तों कौन कौन सा 4 भाग है? कश्मीर हो गया आपका, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कुमाऊं हो गया, नेपाल हो गया, और असम हिमालय को 4 भागों में बांटा था। कौन? जीएस ब्राड दोस्तों, ये विद्वान था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए 24 नंबर सवाल। 24 आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का मुख्य स्रोत है? धारवाड़ समूह। ठीक है, धारवाड़ समूह दोस्तों क्या है? ये आपका धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है, धारवाड़ समूह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। धारवाड़ समूह जो है ये प्राकृतिक खनिजों का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। धारवाड़ समूह में क्या क्या आ जाते हैं? तो सोना, मैग्नीज, अयस्क, क्रोमियम। ठीक है, ये सब दोस्तों आ जाता है। सोना,
ठीक है, मैग्नीज, ठीक है, यूरेनियम, दोस्तों थोरियम, इस दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका ये प्राप्त होता है दोस्तों धारवाड़ समूह से, ठीक है। अयस्क हो गया दोस्तों, अयस्क हो गया, ठीक है, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? तो धारवाड़ समूह से प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। तांबा भी वहीं से होता है, ठीक है। अभ्रक दोस्तों, तांबा अभ्रक, ये भी दोस्तों कहाँ से होता है? तांबा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभ्रक, ठीक है, ये दोस्तों धारवाड़ समूह से ही प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ समूह। ऑप्शन नंबर 24 का डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 25 नंबर सवाल देखिए। 25 आपके सामने कह रहा है कि मरकट द्वीप, ठीक है, एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना प्रसिद्ध है दोस्तों, है मेन रूप से कहाँ? ये आपका अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार, ठीक है। इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज क्या कर दिया गया है? तो विजयपुरम कर दिया गया है। इसकी जो राजधानी है वो आपका पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, लेकिन इसका नाम क्या कर दिया गया चेंज करके? विजयपुरम कर दिया गया है, विजयपुरम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे, समझिए क्या समझना है। लक्षद्वीप दोस्तों, इसकी राजधानी क्या होता है? तो कवारती होता है, कवारती लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। पूछेगा सवाल आपसे, क्या सवाल पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा कौन सा है, यानी क्षेत्रफल से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दोस्तों आपसे सवाल पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, चोटी सैडल पिक है। क्या है दोस्तों आपका? सैडल पिक, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 732 मीटर है, 732 मीटर। सैडल पिक की ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। ये सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अंडमान और निकोबार का, ठीक है। आपको ध्यान रखें दोस्तों। पूछेगा सवाल कि अंडमान निकोबार के सबसे कौन कौन सा यहाँ पे दोस्तों ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। ज्वालामुखी कौन कौन सा है? नारकोंडम, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। उसके बाद बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, ये दोस्तों क्या है आपका? सब ज्वालामुखी है, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों आपका बैरन द्वीप है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो मरकट द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है अंडमान निकोबार। ये सब दोस्तों है क्या? अंडमान निकोबार है क्या? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। लक्षद्वीप दोस्तों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश है कितने। तो केंद्र शासित प्रदेश आपको ध्यान रखिए दोस्तों, अभी हम आपको बताए थे। तो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश से कौन कौन सा? लक्षद्वीप यहाँ लिखा हुआ है, अंडमान निकोबार भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली हो गया दोस्तों, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या लिख सकते हैं आप? पुद्दुचेरी हो गया, पुद्दुचेरी, ठीक है, चेरी। उसके बाद दोस्तों अंडमान ये सॉरी दादर, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप, ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों? कितना हो गया? 1 2 3 4 2 6, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लक्षद्वीप दोस्तों हो गया, पुदुचेरी भी हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और जैसे आपका लद्दाख। तो टोटल आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। नाम हम लिख दिए यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 26 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 26 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? दोस्तों टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जो है ये क्या है? ये दोस्तों भारत का निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, टाटा स्टील का स्थापना किसने किया था? तो टाटा स्टील, टाटा स्टील का स्थापना किए थे जमशेद जी टाटा,
कब किए थे? 1907 में, ठीक है। तो टाटा स्टील का स्थापना कौन किए थे? जमशेदजी टाटा ने किए थे 1907 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। और कौन सा भारत का निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 26 का बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 27 नंबर सवाल। 27 आपके सामने कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास छूट इक्वल टू क्या होगा? जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास छूट को घटाएंगे तो दोस्तों निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा। क्या निकलेगा? निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 27 का सी हो जाएगा। दोस्तों ये सब सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब दोस्तों सवाल क्या करता है, बच्चा एग्जाम में छोड़ देता है। और दोस्तों ये सवाल दोस्तों ऐसा सवाल जो एग्जाम में बना लेता है दोस्तों, उसी का दोस्तों क्या होता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम दोस्तों इस सवाल को आप इग्नोर मत कीजिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अगला सवाल 28 नंबर। 28 आपके सामने क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या होता है? दोस्तों क्या हो रहा है? तो घट रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? घट रहा है। राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान है वो क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 आपके सामने है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? याद रखिए दोस्तों, किस विधि द्वारा किया जाता है? उत्पाद विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा, या फिर आय विधि द्वारा, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। देखिए राष्ट्रीय आय की जो गणना है उत्पाद विधि द्वारा भी किया जाता है, व्यय विधि द्वारा भी किया जाता है, और आय विधि द्वारा भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला 30 नंबर सवाल। देखिए 30 आपके सामने कह रहा है कि भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? दोस्तों तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। कब किया गया है? 1949, ठीक है। अच्छा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रथम गवर्नर अगर पूछेगा, प्रथम गवर्नर तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। ऑसबॉर्न स्मिथ ये कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर दोस्तों कौन है? ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए आरबीआई के प्रथम गवर्नर दोस्तों ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछेगा, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। उसमें पूछेगा आपसे कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। वर्तमान गवर्नर दोस्तों कौन है? संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। समझ गए होंगे। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपके लिए। 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 31 नंबर सवाल। इकतीस आपके सामने है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है? तो दूसरी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दूसरी हो जाएगा, दूसरी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है, ठीक है। सवाल दोस्तों यहाँ पे पूछेगा आपसे सामने, दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर दोस्तों आधारित है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछेगा यहाँ पे पूछ सकता है, देखिए दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, ठीक है, भारत में भिलाई स्टील का स्थापना किया गया था। भिलाई जो स्टील है, भिलाई, ठीक है, भिलाई दोस्तों, भिलाई हो गया आपका, दुर्गापुर हो गया दोस्तों, दुर्गापुर। एक आपका दोस्तों राउर किला हो गया, स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, एक आपका राउर किला स्टील प्लांट। ये तीनों का जो स्थापना किया गया था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था, ठीक है।
ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? देखिए हम सभी पंचवर्षीय योजना को यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं। देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 1956 तक हुआ था पहली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक हुआ था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966, ठीक है। और चौथी जो पंचवर्षीय योजना है ये 1969 से, दोस्तों यहाँ पे दो साल 3 साल गैपिंग था, ठीक है। तो 1969 से 1974 तक है चौथी पंचवर्षीय योजना। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है ये 1974 से 1979 तक है। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना ही एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो कितने साल का था? 4 साल का था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना ही एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो आपका दोस्तों 4 साल का था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा दिए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों छठी जो पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखिएगा, ये आपका 1980 से 1985 है, ठीक है। और जो सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1985 से 90 है, 1990, ठीक है। और दोस्तों जो आठवीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1992 से, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों 2 साल गैपिंग था, 1992 से 1900 दोस्तों क्या है 97, ठीक है। ये आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना है। अब यहाँ पे बात करते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों याद रखिएगा, नौवीं जो पंचवर्षीय योजना है 1997 से 2002 हो गया, ठीक है। और जो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2002 से 2007 हो गया, ठीक है। और 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012 हो गया। और दोस्तों जो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सभी पंचवर्षीय योजना लिख दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो प्रथम जो दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956, ये किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? ये आपका हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। हेरॉड डोमर मॉडल, याद रखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, ये दोस्तों किस मॉडल पर आधारित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और भिलाई जो है दोस्तों, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये दोस्तों कहाँ है? भिलाई स्टील प्लांट दोस्तों कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। दुर्गापुर दोस्तों कहाँ है? ये आपका है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और दोस्तों राउरकेला जो स्टील प्लांट है ये आपका ओडिशा में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। एक और है बोकारो स्टील प्लांट, वो भी दोस्तों झारखंड में है। बोकारो जो है ये दोस्तों आपका झारखंड में है, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट दोस्तों, ठीक है। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखेंगे 32 नंबर। देखिए 32 आपके सामने है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों याद रखिएगा, ये आपको किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया दोस्तों। 1 जुलाई 1955 में दोस्तों किसका स्थापना किया गया था? तो एसबीआई का स्थापना किया गया था। एसबीआई का दोस्तों पुराना नाम भी याद रखिएगा, इसका जो पुराना नाम है क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये एसबीआई का पुराना नाम है, ठीक है। एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों क्या हुआ था? तो सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था। पंचायती राज लागू हुआ था, ठीक है। कहाँ लागू हुआ था? तो आपको ध्यान रखिएगा, ये पंचायती राज जो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को क्या लागू हुआ था? पंचायती राज लागू हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों किसका स्थापना हुआ था? आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए 33 नंबर सवाल। 33 आपके सामने है, यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है आपका यूके सिन्हा समिति, ठीक है।
चलिए देखेंगे अगला 34 नंबर। देखिए 34 आपके सामने है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। इसका जो सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3.10H2O होता है। किसका सूत्र? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है याद रखिएगा NaHCO3 होता है। क्या होता है? इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? खाने का सोडा बोलते हैं। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा, ठीक है, याद रखिएगा। और सोडियम कार्बोनेट को, इसको क्या बोलते हैं? धोवन सोडा या फिर वाशिंग सोडा, धोवन या वाशिंग सोडा, ठीक है, वाशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, ठीक है, जल में क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 35 नंबर। देखिए बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? दोस्तों MMR नहीं दिया जाता है, ठीक है, MMR नहीं दिया जाता है, बल्कि BCG दिया जाता है, HEPV दिया जाता है, OPV दिया जाता है, ठीक है। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन जो होता है ये BCG का फुल फॉर्म होता है। और बच्चों के जन्म के समय दोस्तों MMR नहीं देना चाहिए, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल 36 नंबर। 36 आपके सामने है कि अतः स्रावित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा 21% एवं 64.4%। अंतः स्रावित वायु में 21% होता है ऑक्सीजन और उच्छ्वासित वायु में 16.4% होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 37 नंबर सवाल। देखिए 37 आपके सामने है कि हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? तो CO2 का भूमिका होता है। किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। N2O दोस्तों ये क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? तो CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर। देखिए 38 दोस्तों आपके सामने है कि पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन होता है, एंजाइम होता है दोस्तों, एंजाइम होता है। क्या होता है? पेप्सिन, ये दोस्तों एंजाइम है। विटामिन का दोस्तों किसने खोज किया था? तो विटामिन का खोज फंक ने किया था 1911 में। विटामिन का खोज फंक ने किए थे 1911 में किया था, ठीक है। तो पेप्सिन क्या होता है? ये पाचक एंजाइम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 39 नंबर। देखिए 39 आपके सामने है कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? इसका जो खोज किए थे अल्टमैन ने किया था। खोज किसने किया था? अल्टमैन, ठीक है, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया खोज किए थे, ठीक है। राइबोसोम का दोस्तों खोज किसने किया था? तो J.E. पैलेड, ठीक है, J.E. पैलेड ने राइबोसोम खोज किया था। राइबोसोम क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियम दोस्तों होता क्या है? इसको माइटोकॉन्ड्रियम क्या कहा जाता है? तो कोशिका का सत्यगृह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों क्या पाया जाता है? एटीपी होता है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब दोस्तों एटीपी। कोशिका का सत्यगृह कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ठीक है। चलिए आत्मा
घाती की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मा घाती की थैली भी कहा जाता है। देखिए अगला सवाल 40 नंबर कि लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो माँ के दूध में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो लैक्टोज की जो सर्वाधिक प्रतिशत है उसका जो मात्रा है वो माँ के दूध में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा 40 का। अगला सवाल देखिएगा 41 नंबर सवाल। देखिए 41 आपके सामने है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ, ठीक है, अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों कहते हैं, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, कौन कौन सा उदाहरण है? तो Al2O3 और ZNO, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Al2O3 और ZNO। देखिए कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है वो Al2 है और आपका क्या है दोस्तों? ZNO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, देखिए दोस्तों उभयधर्मी जो ऑक्साइड होता है ये दोस्तों अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। ठीक है, अम्लीय भी होता है और क्या होता है? क्षारीय भी होता है। दोस्तों अम्लीय कैसा होगा? अम्ल दोस्तों 7 से, जब जिसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो 41 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए नमक का दोस्तों सूत्र क्या होता है? नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है। देखिए अगला सवाल 42 नंबर, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करते हैं दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा H2, CO2 या फिर CO करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर उसको CO2 मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? CO2 मुक्त करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, यानी 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 43 नंबर सवाल देखिए, 43 आपके सामने है। HOOCCOOH यानी HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। दोस्तों इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसको हम तोड़ सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे क्या है? H कितना है? H2 है, यानी H2C2 यानी C2H2O4। ठीक है, इसी को दोस्तों इसको लिखा गया इस तरह से, इसी को ये यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये किसका सूत्र होता है? ये ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है। ठीक है, अच्छा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ये ध्यान रखिएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और सिरका का सूत्र क्या होता है? सिरका जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। किसका? तो सिरका का रासायनिक ये एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH, ऑक्जेलिक अम्ल का C2H2O4 होता है। ठीक है, पूछेगा दोस्तों कि कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। तो कार्बनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। क्या होता है? H2CO3 H2CO3 H2 ये होता है कार्बनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा कुछ रासायनिक सूत्र अगर देखना है तो जिप्सम का क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है? CSO4 CaSO4 डॉट 2H2O, ये किसका होता है? जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। ठीक है, उजला थोथा का ZnSO4 7H2O, ZnSO4 डॉट 7H2O, ये दोस्तों क्या हो गया? उजला थोथा का हो गया। ठीक है, FeSO4 डॉट 7H2O, ये किसका होता है? ये दोस्तों आपका एक होता है हरा थोथा का होता है, ये आपका उजला थोथा हो गया। श्वेत कशिश भी बोलते हैं, उजला थोथा यानी श्वेत कशिश, उजला थोथा हो गया दोस्तों ये आपका। ये हो गया आपका हरा थोथा, हरा थोथा हो गया आपका। ठीक है, हरा थोथा FeSO4 7H2O। एक दोस्तों आपका होता है नीला थोथा, नीला थोथा, इसका दोस्तों क्या होता है? CuSO4 डॉट 5H2O होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी को क्या बोल सकते हैं? श्वेत कशिश। ठीक है, हरा कशिश, नीला कशिश। ठीक है, चलिए देखिए अगला 44 नंबर। 44 आपके सामने है
कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। देखिए अगला सवाल 45 नंबर। देखिए 45 आपके सामने है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो ट्रांसियम के कारण। ठीक है, ट्रांसियम के कारण दोस्तों क्या होता है? पटाखा जो फूटने से लाल रंग दिखाई देता है दोस्तों। बेरियम के कारण दोस्तों क्या होता है? बेरियम के कारण दोस्तों पटाखा जो है वो हरा रंग दिखाई देता है, हरा रंग के कारण दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बेरियम के कारण हरा रंग होता है दोस्तों, और ट्रांसियम के कारण तो चमकदार लाल रंग दिखाई देता है दोस्तों, ट्रांसियम के कारण। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखते हैं 46 नंबर। 46 आपके सामने है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ठीक है, तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता है वो ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर 46 का सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 47 नंबर सवाल। देखिए 47 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, कौन है? फोटोवोल्टिक सेल। देखिए प्रकाश ऊर्जा क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है दोस्तों। याद रखिए फोटोवोल्टिक सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटोवोल्टिक सेल जो है ये प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर। देखिए 48 आपके सामने है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 49 नंबर। देखिए 49 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? अल्फा किरण। कौन है दोस्तों आपका? अल्फा किरण। ठीक है, यानी कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व, ठीक है, उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? अल्फा किरण, यानी 49 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला है 50 नंबर सवाल। 50 आपके सामने है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 5 दिसंबर को याद रखिएगा विश्व मृदा दिवस। ठीक है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। उसके बाद दोस्तों 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। सुशासन दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। ठीक है, अच्छा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। विश्व AIDS एड्स दिवस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स के जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट एड्स के जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछिएगा आपसे कि 2 दिसंबर को दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को दोस्तों याद रखिएगा, तो 4 दिसंबर को ये भी ध्यान रखिएगा नौसेना दिवस। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 51 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइएगा
ये सवाल आपके ऊपर है, इसका बताइए आंसर क्या होगा। सवाल दोस्तों हम पढ़ देते हैं। 51 नंबर सवाल है कि केरिच जल डमरू मध्य किन दो समुद्रों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और काला सागर को, या फिर काला सागर और आजोब सागर को, या फिर कैप्सियन सागर और काला सागर, या फिर ऑप्शन डी है बाल्टिक सागर और आर्कटिक महासागर को। ऑप्शन इसका आंसर आप लोग बताइएगा 51 का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमने टोटल 50 प्रश्नों को डिस्कस किया दोस्तों। ठीक है, आप लोग दोस्तों वीडियो को जबरदस्त तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, अपना स्टेटस में लगा लीजिए, व्हाट्सएप में, जहां भी है हर जगह वीडियो को फैला दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और दोस्तों आज हम इस वीडियो पे टारगेट करते हैं कि 500 लाइक का। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।